मुश्किलें तो मुश्किल हैं, मुश्किलें कब आसान होती हैं। मुश्किलें तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें कब आसान होती हैं, और मुश्किलें ही वो कसौटी है जहाँ शूरवीरों की पहचान होती है। नमस्कार मित्रों, मैं सरिता चौधरी पुनः आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। आप सभी जो है टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ उनको ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे। जब भी मैं क्लास लूँ तो बच्चों आप लोग कॉपी पेन लें और साथ में जो भी चीज़ लिखाती हूँ उसको नोट डाउन करते चलें। जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं है वो लोग, उन लोगों को मटेरियल यहाँ से मिल रहा है तो आप उसको साथ साथ उतारते चलें और याद करते हुए चलें। आप लोगों के लिए आसानी होती जाएगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है शक्ति के रूप। शक्ति के रूप विविध रूपों में हमारे समाज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, राजनीतिक रूप में हो, विचारधारात्मक रूप में हो, सामरिक रूप में हो। अनेक आयाम हैं जिन्हें शक्ति के आयाम भी कहा जाता है। अब इन शक्ति के आयामों का जब मोटे रूप में अध्ययन करते हैं तो 3 रूप हमारे सामने आते हैं। पहला है राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। इन तीनों को हम लोग अभी पढ़ते हैं बारी बारी से, ध्यान से देखिएगा। शक्ति के रूप। शक्ति का जो पहला रूप है वह है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति वह शक्ति है जो किसी भी समाज की इन संस्थाओं के द्वारा पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड, ऐसे मूल्यवान जो संसाधन है समाज के, इन मूल्यवान संसाधनों का आवंटन किसी शक्ति के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति के इन मूल्यवान संसाधनों का आवंटन 2 प्रकार की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कहते हैं, पहली संस्था है औपचारिक संस्था। औपचारिक संस्थाओं में सरकार के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और न्यायपालिका। ये औपचारिक अंग सम्मिलित है। उसी प्रकार अनौपचारिक संस्थाएं भी होती हैं जो इन मूल्यवान संसाधनों का आवंटन करती हैं। अनौपचारिक संस्थाओं में राजनीतिक दल, दबाव समूह है, या कोई उद्योगपति वर्ग, प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्ति या संस्था कहेंगे जिसे। इनके द्वारा समाज के मूल्यवान संसाधनों का आवंटन किया जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस शक्ति का जो रूप हम राजनीतिक शक्ति पढ़ रहे हैं वह है समाज के मूल्यवान संसाधनों का किन्हीं संस्थाओं के द्वारा आवंटन किया जाता है, और जिनके पास में यह आवंटन की शक्ति होती है उन्हें ही राजनीतिक शक्ति के पैरोकार कहा जाता है। राजनीतिक शक्ति पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड आदि समाज के मूल्यवान संसाधनों का आवंटन करने की शक्ति को ही राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति 2 संस्थाओं के द्वारा काम प्रयोग ली जाती है, एक औपचारिक संस्थाएं, दूसरी अनौपचारिक संस्थाएं। औपचारिक संस्थाएं सरकार के अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा। अनौपचारिक संस्थाएं दल, दबाव समूह, ऐसे विभिन्न प्रभुत्वशाली वर्ग के व्यक्ति और वर्ग, उद्योगपति वर्ग जो राजनीतिक शक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। दूसरी शक्ति है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति से तात्पर्य समाज के आर्थिक संसाधनों पर या यूं कहें कि
प्राकृतिक संसाधनों और धन संपदा पर स्वामित्व। धन संपदा पर स्वामित्व, जिसके पास में समाज के आर्थिक संसाधनों या धन संपदा पर स्वामित्व होता है, उनके पास में आर्थिक शक्ति होती है और वह व्यक्ति आर्थिक शक्ति का निर्वहन करता है। अब आर्थिक शक्ति बहुत ही विवादास्पद शक्ति है। अनेकों बार ऐसा माना जाता है कि आर्थिक शक्ति का निर्वहन उन व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है जिनके पास में राजनीतिक शक्ति होती है। यानी जो राजनीतिक शक्ति का निर्वहन करते हैं वे ही आर्थिक शक्ति का निर्वहन करते हैं, और जिनके पास आर्थिक शक्ति होती है वे ही राजनीतिक शक्ति का निर्वहन करते हैं। इस विवाद का पारस्परिक विवाद और संबंधों को स्पष्ट करने के लिए दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। इसमें एक है उदारवाद और दूसरी है मार्क्सवाद। ये दोनों विचारधाराएं हमें यह बताती हैं कि समाज में आर्थिक शक्ति किस प्रकार से, किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और प्रयोग में ली जाती है। उदारवाद का मानना है कि आर्थिक शक्ति ही ऐसा तत्व नहीं है जो समाज में विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ऐसे इसके लिए समाज में बहुत सारे तत्व हैं जो अंतर्निर्भरता के कारण, पारस्परिक अंतर्निर्भरता के परिणाम स्वरूप समाज का विकास करते हैं। जैसे ये हैं योग्यता, व्यक्तित्व, सामंजस्य आदि, और इसी के साथ है अर्थ। लेकिन मार्क्सवाद मानना है कि समाज में हमेशा एक तत्व ही है जो अपनी प्रभुत्वता के कारण वह राजनीतिक शक्ति में अपना वर्चस्व कायम रखता है और वह अन्य सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम रख पाता है। इस प्रकार से मार्क्सवादियों का मानना है कि आर्थिक तत्व यानी आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति और अन्य सभी शक्तियों का मूल स्रोत होती है। यद्यपि सोवियत संघ में निजी संपत्ति और निजी स्वामित्व पर रोक लगाई गई थी, फिर भी वहां पर राजनीतिक वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा। तो इस बात से यह स्पष्ट होती है कि मार्क्स ने जो बताया है कि केवल अर्थ तत्व यानी आर्थिक शक्ति ही समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, जो पूरी तरीके से हम उसको मान्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से समझ में आता है, दोबारा इसको समझा रही हूं, आर्थिक शक्ति समाज के आर्थिक संसाधनों तथा धन संपदा पर स्वामित्व जिसके पास होता है वह आर्थिक शक्ति संपन्न होता है। आर्थिक शक्ति को स्पष्ट करने के लिए दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक है उदारवाद और दूसरी है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का मानना है कि आर्थिक शक्ति जिसके पास होती है उसी के पास राजनीतिक शक्ति होती है, या यूं कहें कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है समस्त प्रकार की शक्तियों का वह निर्वहन करता है। जबकि उदारवाद का मानना है कि केवल अर्थ तत्व या आर्थिक शक्ति ही समाज के विकास का या समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं स्पष्ट करता, बल्कि ऐसे अनेक तत्व समाज में होते हैं जो अपनी अपनी शक्ति के कारण समाज के सामंजस्य रूप में समाज का विकास करते हैं। वो है योग्यता, व्यक्तित्व, प्रतिभा, सामंजस्य आदि। इस प्रकार से आर्थिक शक्ति का अध्ययन किया। अब हम पढ़ते हैं विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति विचारधारा शब्द से बनी है, यानी विचार होता है या विचारधारा विचारों का समूह होती है। विचारधारा किसे कहेंगे? विचारों का समूह है जो हमारे सोचने, समझने का या किसी चीज को जानने का दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। किसी भी शासन व्यवस्था को वैध या अवैध ठहराने के लिए उसे एक विचारधारा का मुखौटा ओढ़ना पड़ता है, जिसके आधार पर वह शासन व्यवस्था स्वीकार्य और अस्वीकार्य की जाती है।
प्रचलित में उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, एकात्म मानववाद, इस प्रकार की विचारधाराएं यदि किसी देश के द्वारा अपनाई जाती है तो उस देश की शासन व्यवस्था को वैधता और अवैधता प्राप्त होती है। कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण कोई विचार उत्पन्न होता है और वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे विचार अतार्किक होते जाते हैं या लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात वो गौण हो जाते हैं। तत्पश्चात भी कुछ स्वार्थी वर्ग उनको ज्यों का त्यों अपनाए रखता है ताकि वह उनके आड़ में अपने स्वार्थों की रोटियां सेकता रहे। जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद, इनका जन्म हुआ वो कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी इनके कारण जन्म हुआ, लेकिन वर्तमान में जब इनको हम देखते हैं इस प्रकार से सोवियत संघ में किया गया, साम्यवाद मार्क्सवाद की स्थापना के नाम पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। चाइना में माओवाद की स्थापना के लिए हजारों विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी प्रकार से केरल में मार्क्सवाद के विरोधी विचारधाराओं के लोगों को लगातार हिंसा का सामना करना पड़ता रहता है। भारत के कुछ राज्यों में नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसके लक्ष्य को प्राप्त हुए कई वर्ष हो गए, तत्पश्चात भी आज भी वह अपना जमावड़ा उसी प्रकार से उन राज्यों में जमाए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विचारधाराएं या विचारों का समूह है किसी एक निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्पन्न होता है और लक्ष्य प्राप्ति पश्चात वह गौण हो जाता है, लेकिन स्वार्थी तत्वों के द्वारा या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के द्वारा उनका निरंतर प्रयोग किया जाता रहता है और हिंसात्मक कार्यवाहियां उनके माध्यम से की जाती रहती हैं। लेकिन फिर भी विचारधारात्मक शक्ति किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए, किसी भी देश का विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है। बिना किसी विचारधारा को अपनाए कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता। तो इसके मुखौटे चाहे वो किसी भी रूप में, उदारवाद के रूप में, समाजवाद के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में, एकात्म मानववाद के रूप में या मार्क्सवाद के रूप में, किसी भी रूप में अपने देश को एक विचारधारा से जोड़कर रखता है। तो इस प्रकार से आज हमने शक्ति के रूप पढ़े जो किसी भी देश की शक्ति को मजबूत करने के लिए या देश की राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अति आवश्यक है, जिसमें हमने राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति का अध्ययन किया। आशा और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वह आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउटफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो भी आपके भाई बहन बैठे हैं लॉकडाउन में, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो वीडियोस को देखकर अपनी स्टडी कंटिन्यू रख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।